तो आज हम अपने अमीन्स का जो लास्ट पार्ट है उसको और फिनिश कर लेते हैं, तो यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक बात देखो, जो अभी तुमने टेस्ट किया है 5 यूनिट्स का, तो ऑलमोस्ट शायद सबने भेज दिया है, एक आध बच्चे ने नहीं भेजा है, तो कुछ तुम्हारी क्वेरीज भी होंगी, उसमें प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो क्योंकि ऐसे वीडियो से अगर मैं डिस्कस करूंगी तो किसी की कोई छूट जाएगी, तो जब तुम स्कूल आओगे ना बेटा, तब सब अपना टेस्ट करके लाना। फिर मैं जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी ना, तो एक बार मैं टेस्ट को डिस्कस कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं तुम सबका टेस्ट कॉपी में ही चेक करूंगी, ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और फिर एक बार जब सबकी उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी ना, तो एक बार फिर से मैं वही टेस्ट दोबारा से लूंगी, हाँ, दूर दूर बिठा के स्कूल में। ठीक है बेटा, तो इतने इस यूनिट को कंप्लीट कर लो अमीन्स को, और पहले अमीन्स का ही टेस्ट दे लेना, फिर हम बायोमोलिक्यूल्स पे चलेंगे। ठीक है बेटा, तो अमीन्स में देखो जो मेन है वो यूनिट हमारी हो चुकी है कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी इनकी, जो रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म भी था जो लास्ट हमने किया था, कार्बेलामीन रिएक्शन। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी के रिएक्शंस हैं अमीन्स के, वो हैं मिसलेनियस रिएक्शंस। मिसलेनियस मतलब मिले जुले हैं, तो उसमें हमारा जो पहला है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसमें से पूछा हुआ है, बट बाकी के ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही लिख दिए थे, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा एक तरफ लिख दिया कि उनको मैं जल्दी जल्दी से बस तुम्हें गो थ्रू करा दूंगी, है ना, कि लिखा हुआ है नोट्स में तो तुम्हें वो क्लियर रहे। तो अब हम मिसलेनियस में सबसे पहले करने जा रहे हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। देखो, नाइट्रिक एसिड होती है HNO3 और नाइट्रस एसिड होती है HNO2। ठीक है, अब इसमें ना 6 रिएक्शंस हैं, एक प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ऐसे सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन, टर्शरी एलिफेटिक अमीन, टर्शरी एरोमेटिक अमीन। ठीक है, एक जैसी है, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से हो जाएंगे जब एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ठीक है, मतलब एनिलीन का रिएक्शन हम देखेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, तो देखो, जब एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो एनिलीन क्या होती है हमारी, बेंजीन के ऊपर NH2। तो इसमें जब हम नाइट्रस एसिड डालेंगे, स्लाइड एसिडिक मीडियम में HCl लेंगे, यहाँ टेम्परेचर की बेटा रेंज का बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ टेम्परेचर ये तुम्हें मेंशन करना होगा, 273 से लेकर 278 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब अ वेरी लो टेम्परेचर, है ना। देखो, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है, 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर को यहाँ मेंशन करना है कि लो टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। ध्यान करो, तुमने सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन करे थे, हमने डाइजोनियम साल्ट से, याद हो तो बेटा, हेलो एरीन्स को प्रिपेयर किया था, सैंडमेयर, गेटरमैन, एक KI के साथ और एक HBF4 के साथ, मैंने तुम्हें उसको लिखवा दिया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान दो बेटा। ठीक है, तो जो डाइजोनियम साल्ट से हम वहां पर हेलो एरीन्स को प्रिपेयर कर रहे थे, तो इस रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट बनता है, डाइजोनियम साल्ट को ही इसमें हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो डाइजोनियम साल्ट देखो क्या होता है हमारा, ध्यान हो तो तुम्हें कि यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N पर पॉजिटिव, और यहाँ क्योंकि Cl हमारा जो नेगेटिव आयन है Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव आ जाएगा, इनके लिए से हम H2SO4 लेते तो SO4 नेगेटिव आ गया, HSO4 नेगेटिव आ जाता, क्योंकि एक यूनि नेगेटिव आयन आएगा यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रिक एसिड लेते तो NO3 नेगेटिव आ जाता। ठीक है बेटा, डाइजोनियम साल्ट मतलब उसका कैटायनिक पार्ट तो डाइजोनियम साल्ट का हमेशा यही रहता है, एनायन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं एज ए नेगेटिव आयन, जो हमारा पहले होगा रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में डाइजोनियम साल्ट के पास चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो बट टेम्परेचर का हमें बड़ा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर की रेंज हमारी यहाँ पर यही रहनी चाहिए। ठीक है, 273 से लेकर 278 केल्विन। ठीक है बेटा, तो देखो N और N यहाँ से आ जाएगा, Cl यहाँ पहुंच गया, बाकी हमारे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचेंगे तो वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का रिएक्शन देखा नाइट्रस एसिड के साथ, बट इट हैपेंस ओनली एट दिस वेरी लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, अब अगर ये टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन से अबव हो गया तो तुरंत, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट टूट जाता है, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट इज अ वेरी
वीक कंपाउंड लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही इसमें हम पानी डाल दें, या पानी तो देखो क्योंकि है ही जगह बन रहा है, तो इसी सॉल्यूशन को जिसमें डायजोनियम साल्ट बना रखा हुआ है इसको हल्का सा कर दो गरम, ठीक है। और अगर खाली डायजोनियम है तो थोड़ा सा डाल दो पानी, गरम भी मत करो, बस वो लो टेम्परेचर मत प्रोवाइड करो। 278 से अबव होते ही ये हमारा फिनॉल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर डायजोनियम साल्ट का भी कोई रिएक्शन आ जाए कि भाई डायजोनियम साल्ट में हमने पानी डाल दिया, ठीक है, बस वो पानी ही दिखाएं, क्योंकि टेम्परेचर तो नॉर्मल है, अगर नहीं दे रखा है तो हम नॉर्मल टेम्परेचर मानेंगे जो नॉर्मल रेंज होती है, तो वो 278 तो नहीं होती है। तो डायजोनियम साल्ट में पानी डालते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखो इसको ऐसे करके भी लिखूं कि C6H5 N पॉजिटिव N Cl नेगेटिव, इसी को ही लिखा है। इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी, या ऑलरेडी है ही पानी। बेसिकली टेम्परेचर हमारा 278 केल्विन से है अगर अबव, तो देखो ये तुरंत टूटता है अ वेरी वीक कंपाउंड, क्योंकि इसके टूटते ही देखो N2 मॉलिक्यूल बनता है, अ वेरी स्टेबल, तुमने पढ़ रखा है पी ब्लॉक में, N2 मॉलिक्यूल बनता है हैविंग वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो एकदम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बस पीछे क्या छूटेगा, यहाँ पर हमारा, चलो मैं ऐसे व्यंजित करके बना देती हूँ, तो हमारा यहाँ पर बनेगा फिनॉल, यहाँ से OH आ जाएगा, ठीक है, ये N2 निकल जाएगा, और बाकी हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, ये Cl नेगेटिव है, H यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा HCl निकल जाएगा, ठीक है, एक H हमारा यहाँ से लॉस होगा, तो वो हमारा HCl निकल जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी यहाँ पर H2, ये क्या हुआ, हाँ N2, सॉरी मैं कहूँ H2 कैसे, N2 बनेगा, ठीक है, ये N2 बनेगा, ये यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एक HCl निकल जाएगा, यहाँ से जो H जाएगा, और जो यहाँ H है, जो यहाँ OH बचेगा वो इधर बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से एक ये ध्यान रखना है, लास्ट में मैं कुछ एक आध कन्वर्जन्स कराऊंगी, बुक में मैंने पीछे के पेजेस पे 5-6 लिखी हुई हैं, एक आध में करा दूंगी। तो ये रिएक्शन हाँ बड़ा यूज होता है कि अगर हमें फिनॉल चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम जो क्या कहते हैं एनिलीन है उसकी डाइजोटाइजेशन करा देते हैं। देखो जब डाइजोनियम साल्ट बनने की जो रिएक्शन होता है ना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन है, इसको हम डाइजोटाइजेशन कहते हैं। तो डाइजोटाइजेशन में हमें ऐसे कंडीशंस का ध्यान रखना, नाइट्रस एसिड और लो टेम्परेचर, इस चीज को मेंशन करेंगे जरूर, ठीक है। तो पहले उसको डाइजोनियम साल्ट में बदल दें, फिर इसमें पानी डाल दें, और टेम्परेचर इससे अब होते ही हमें क्या मिल जाता है, वी कैन गेट फ्रॉम एनिलीन थ्रू इट्स डाइजोटाइजेशन, हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। कि पहले एनिलीन में क्या डाली, नाइट्रस एसिड डाली, और 278 से टेम्परेचर अबव कर दिया, तो हमें एनिलीन से क्या मिल जाएगा, फिनॉल, ठीक है। समझ में आ रही बेटा बात। तो ये वाला रिएक्शन मतलब नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन है एनिलीन का, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की टेस्ट करने का भी, टेस्टिंग का भी रिएक्शन है, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पर, ठीक है बेटा, इतने लो टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे क्या है, जो एरोमेटिक अमीन्स हैं, ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स ही डाइजोनियम साल्ट्स बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में। अब हम देखेंगे नाइट्रस एसिड का ही रिएक्शन विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये हमने देखा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ, अब हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के साथ देखेंगे। तो देखो एलिफेटिक, तो अब ये समझ में आ गया बेटा, एरोमेटिक अमीन के साथ पहले डाइजोनियम साल्ट्स बनते हैं और थोड़ा सा गर्म करते ही वो अपना फिनॉल में चेंज हो जाता है। बट अगर हम बात करें एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की, जैसे C2H5NH2, ऐसे इसमें भी मैंने नाइट्रस एसिड डाला। अब इसमें नाइट्रस एसिड डालने से क्या होगा, बेशक टेम्परेचर तुम लो कर लो, बेशक टेम्परेचर हम हाई कर लें, ठीक है, यहाँ पर हमारा लो टेम्परेचर पर भी हमें सीधा ही एल्कोहल मिलेगा, क्योंकि इसका जो पर्टिकुलर, अगर मैं इसका डाइजोनियम साल्ट देखूं एलिफेटिक अमीन का, वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट वैसे ही कोई ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है, पर वहां पर बेंजीन की रेजोनेंस के कारण उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है। बट जो एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट है उसमें तो ऐसी कोई रेजोनेंस नहीं होगी, तो इसलिए वो बन ही नहीं पाते, इवन एट लो टेम्परेचर इट कांट फॉर्म, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर लो भी है तो लो टेम्परेचर पर भी यहाँ पर हमें सीधा ही क्या मिलेगा, ये अपना रेस्पेक्टिव अल्कोहल देगा, ठीक है, और N2 बनेगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन हम यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग एलिफेटिक प्राइमरी अमीन कि इतने लो टेम्परेचर पर सिर्फ
एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। देखो नाइट्रोजन गैस निकल रही है ना इतने लो टेम्परेचर पर, और कोई भी अमीन, ठीक है, सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही कैन गिव नाइट्रोजन गैस एट दिस लो टेम्परेचर। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज फॉर टेस्टिंग प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स ऑल्सो। क्लियर बेटा? तो ये हमने दो के रिएक्शन देखे। एरोमेटिक के साथ पहले डायजोनियम साल्ट बना है, गर्म किया है, तो हमारा मतलब टेम्परेचर हाई रखा है 278 केल्विन से, तो हमें मिले हैं फिनॉल। बट जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है वो सीधा ही नाइट्रस एसिड के साथ हमें अपना एल्कोहल देता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी अमीन्स का। सेकेंडरी अमीन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही सेम तरीके से ही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इतने दिन से मिले नहीं है, चलो शायद 28 तारीख से खुल रहे हैं स्कूल, तो फिर से मिलेंगे। तो अब हम देखेंगे, देखो बेटा, एक सेकेंडरी अमीन लेते हैं, एक एलिफेटिक, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं एरोमेटिक। चलो बेंजीन करके बना लेती हूँ। देखो इस तरीके से NH, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन है और ये सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है। अब हम इसके साथ अगर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराएंगे, ऐसे यहाँ कराएं, ऐसे भी यहाँ कराएं, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, देखो इधर से ऐसे वाटर लॉस हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो C2H5 होल्ड ट्वाइस N और डबल बॉन्ड O, ठीक है। देखो इस नाइट्रोजन की तो दो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इसके साथ बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये इस तरीके से बेटा, यहाँ पर भी वाटर लॉस हो जाएगा, तो N डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे का ऐसा हमें कंपाउंड उतार देना है, कुछ इसमें खास नहीं करना। तो ये नाइट्रोसो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये जो पर्टिकुलर ग्रुप आता है ना, तो दीज आर नाइट्रोसो कंपाउंड्स, और ये ऑयली कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे येलो ऑयल सा बनता है। तो ये ऑयली कंपाउंड्स हमारे यहाँ पर नाइट्रोसो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद सेकेंडरी अमीन्स, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। और अब हम टर्शियरी अमीन्स की अगर बात करें, तो टर्शियरी अमीन्स में एलिफेटिक और एरोमेटिक अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखो बच्चों कैसे करते हैं। तो टर्शियरी अमीन देखो, जैसे कि C2H5 होल थ्राइस N, और इसके साथ हमने लिया नाइट्रस एसिड। तो यहाँ तो देखो कोई पानी नहीं है, तो लॉस नहीं हो पाएगा, ये जस्ट सीधा रिएक्ट करके यहाँ पर एक टर्शरी, एक क्वाटरनरी साल्ट बन जाएगा अमीन्स का सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर ये H इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन जैसे ही बनाएगा चौथी बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इससे ये जो कैटायन बना इसके साथ ये जो NO2 नेगेटिव है ये इसके साथ बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक साल्ट मिलेगा, किसके साथ? एलिफेटिक अमीन के साथ। पर एरोमेटिक अमीन के साथ देखो ये उल्टा रिएक्ट कर जाएगा, कि उसमें देखो ये बेंजीन होगी, अगर एरोमेटिक है तो बेंजीन तो होगी। अब देखो ये नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, और बाकी इसके दोनों पार्ट देखो हमारे एलिफेटिक भी हो सकते हैं। एक बेंजीन रिंग होती ही वो हमारा एक एरोमेटिक अमीन बन चुका है। तो जो बेंजीन का जो H है ना, वो यहाँ पर यूज हो जाएगा, और जैसे कि सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन था, यहाँ पर इस तरीके से कैसे वाटर लॉस होगा, बट जो H है वो नाइट्रोजन के साथ वाला नहीं, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं टर्शियरी अमीन में, तो H यहाँ पर यूज होगा बेंजीन वाला, ठीक है, जो पैरा पोजीशन पर होगा एज कंपेयर टू द अमीन, ठीक है। तो वो H हमारा वाटर लॉस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी उसी तरीके के ही नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनेंगे जैसे कि हमारे टर्शियरी अमीन में बन रहे हैं, सॉरी सेकेंडरी अमीन में बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा रिएक्शन होगा विद एरोमेटिक टर्शियरी अमीन। तो ये हमने 6 रिएक्शंस देखे नाइट्रस एसिड के विद ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स। अब हम डिस्लेनियस रिएक्शन की सेकंड कैटेगरी पर चलेंगे, कि रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो तुम्हारा जाना पहचाना चेहरा है, तो ये तो एक काफी फेमिलियर तुम्हारे लिए अब एक रिएजेंट है, तो इसको आराम से पहचान सकते हो, कर सकते हो। तो देखो प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन के साथ देखो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, ठीक है, देखो ये H और R एल्केन्स बनेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखो RNH, तो मैग्नीशियम के साथ जुड़कर एक ही साइड प्रोडक्ट निकलेगा, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एक एल्कीन बन जाएगा। इसको मैं डैश करके दे दूंगी। सेम ऐसा ही रिएक्शन सेकेंडरी एमीन में भी हो जाएगा, बिकॉज इट आल्सो कंटेन एन H, AH। तो यहाँ पर देखो इधर भी हमारा ऐसे ही क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही साइड प्रोडक्ट सेम ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये R2N हमारा नाइट्रोजन के साथ, सॉरी मैग्नीशियम के साथ बन जाएगा, एक बॉन्ड इसके X के साथ है। अब बात करें अगर हम टर्शियरी अमीन की, तो टर्शियरी अमीन में तो देखो कोई H है ही नहीं, तो इसलिए टर्शियरी अमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। तो ये हमने दो कैटेगरी के रिएक्शन देखे मिसलेनियस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन एल्केन्स बनाते हैं। अब हम बात करें ये थर्ड कैटेगरी की, तो ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए थे, तो इसलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। देखो पहला है रिएक्शन विद CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें जो कंपाउंड बनता है ना, उसकी मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल होती है, इसलिए हम इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी कहते हैं। हॉफमैन देखो तीसरी बार रिपीट हो रहा है इस यूनिट में, तो ध्यान रहे बेटा जो पूछा जाए। मैं इसलिए ही इनको ऐसे छुड़वा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो बेटा इसमें से डाइजोनियम साल्ट भी एक टॉपिक है जो स्किप्ड है, बट यूनिट के नंबर्स उतने ही हैं, तो मे भी आ जाए। तो इसलिए ध्यान रखना कि हॉफमैन के हम ऑलरेडी दो कर चुके हैं। एक हॉफमैन अमोनोलाइसिस था, जिसमें हमने प्रिपरेशन करी थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स की, है ना, और फिर क्वाटरनरी साल्ट भी बना था। फिर एक हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करा था, वो भी अमीन्स की प्रिपरेशन का ही था, बट उसमें हम अमाइड से एक कार्बन कम वाला अमीन बन रहा था। ठीक है, डिग्रेडेशन मतलब कम कार्बन वाला अमीन बन रहा था, और प्राइमरी अमीन ही उससे बन रहे थे। अब एक है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, तो इससे जो कंपाउंड बनता है दैट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, इसलिए इसको हम हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो ये प्राइमरी अमीन के ही हैं ये दोनों रिएक्शन, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो देखो ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है। जैसे हम हल्का सा गर्म करेंगे इसको, ठीक है, तो एक हमारा जो कार्बन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से, तो वो हाइड्रोजन एक सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड टूट जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन की बॉन्ड किससे बन गई, देखो नाइट्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन से, H से नहीं है, वो तो हम H इसके साथ है तो लिख दिया। तो एक कार्बन की बॉन्ड बन गई N से, और जो S की उसके साथ बॉन्ड टूटी, उस S की बॉन्ड बन जाएगी H से। ठीक है, अब इसमें जब हम HgCl2 डालेंगे, मर्क्यूरिक डाइक्लोराइड डालेंगे, ठीक है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड डालने से यहाँ पर देखो क्या होगा बेटा, कि ये एक HgS निकल जाएगा हमारा। देखो ये हमारा ये S और ये HgS निकल जाएगा, और हमारे देखो ये दोनों हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे विद दीस टू क्लोरीन्स, तो दो HCl निकल जाएंगे। पीछे क्या छूटेगा, N और कार्बन फिर दोबारा आपस में क्या बनाएंगे, दोबारा तो नहीं है, N अभी आया है, नाइट्रोजन और कार्बन की, क्योंकि दोनों की एक एक बॉन्ड टूटी, ये H भी निकल गया और ये S भी निकल गया, तो ये दोनों आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो ये जो कंपाउंड हमारा बना है, तो ये हमारा कैसा स्मेल करता है, इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो ये मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल करता है। तुम देख सकते हो कि एक तरीके से देखो आइसोथायोसाइनेट बन रहे हैं। देखो थायो वर्ड हम कब लगाते हैं, जब कार्बन और सल्फर की बॉन्ड होती है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो इसमें देखो तुम देख सकते हो, जैसे हमने देखो आइसोसाइनाइड्स पढ़े हैं कि हमारा जो साइनाइड्स होते हैं वो तो CN होते हैं, और NC क्या होते हैं, आइसोसाइनाइड्स होते हैं। ठीक है, कार्बेलामीन्स भी कहते हैं हम इनको। तो इसमें देखो NC भी बन रहा है, तो इसमें आइसो भी बन रहा है, पर आइसोसाइनाइड भी बन रहा है। अब कार्बन और सल्फर की बॉन्ड है, तो इसलिए हम थायो वर्ड भी यूज करेंगे। तो ये आइसोथायोसाइनेट्स कंपाउंड्स होते हैं। इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, अब हम इस ऐसा ही रिएक्शन देखें एक एरोमेटिक अमीन का, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का। तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में तुम देखो बेटा ध्यान से कि इसमें भी हमने ऐसे कार्बन डाइसल्फाइड डाला, बट इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे इसके साथ। देखो बेटा, ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इन 2K के साथ यहाँ पर हमारा 2KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, 2 यहाँ पर हमारा देखो ये जो हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर ये सल्फर बाहर निकलेगा इसके साथ, पोटेशियम और 2 पोटेशियम और सल्फर से हमारा यहाँ पर एक तो बनेगा बेटा K2S, और ये जो 2 हाइड्रोजन है और 2 OH है, ये यहाँ पर निकलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब देखो पीछे क्या छूटा, ये दोनों H निकल गए, ये सल्फर निकल गया। ठीक है, ये KOH भी निकल गया।
अब ये जो दोनों नाइट्रोजन है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन ऐसे बीच में आ जाएगा। देखो तुम्हें अगर पता हो तो देखो ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो ये अमोनिया जैसा सा एक तरीके से स्ट्रक्चर है, थोड़ा ध्यान से देखो तो अगर देखो इसमें O की जगह में S आ जाए तो ये थायो यूरिया होता है। जब CO होता है तो यूरिया होता है, पर कार्बन और सल्फर की जहां भी डबल बॉन्ड आती है ना वहां थायो हम लगाते हैं, मतलब वो थायो कंपाउंड्स होते हैं। तो ये वो जैसे यूरिया था CO वाला, तो ये हमारा थायो यूरिया है। अब तुम ध्यान से देखो इसमें एक एक H की जगह एक एक फिनाइल ग्रुप भी तो आ रहा है, कि यही तो कंपाउंड है, तो इसलिए इसको हम डाइफिनाइल थायो यूरिया कहते हैं। ठीक है बेटा, जस्ट फॉर नॉलेज। तो ये जो डाइफिनाइल थायो यूरिया बना, इसमें जब हम कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे तो यहाँ पर हमारा देखो एक ऐसा ही सेम इसी तरीके से एक आइसोथायोसाइनेट बनेगा, बट क्योंकि यहाँ पर तो एक और C6H5 भी है, तो एक C6H5NH और एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो यहाँ पर एक साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, C6H5NH, एक H यहाँ से NH2, एक H यहाँ से NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड बन गई। अब ये जो Cl है ये इसके साथ आ जाएगा Cl नेगेटिव, तो एक तो यहाँ पर ऐसे साल्ट बाहर निकल जाएगा, बाकी जो हमारा पार्ट बचेगा C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ऐसे यहाँ पर भी एक हमें आइसोथायोसाइनेट्स मिलेंगे। क्लियर बेटा? तो ये हमने इसका CH2 के साथ का रिएक्शन देखा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख लेना बेटा, है दोबारा रिपीट कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड। COCl2 हमारी फॉस्जीन होती है, पॉइजनस गैस होती है। तो COCl2 के साथ देखो हम रिएक्शंस देखेंगे, प्राइमरी अमीन का, सेकेंडरी अमीन का। ठीक है, और तुम देखोगे कि टर्शियरी अमीन इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा प्राइमरी अमीन, क्योंकि देखो H ही यहाँ पर यूज होंगे, तो 2H और 2Cl, यहाँ पर 2HCl बाहर निकल जाएंगे, तो जो एक एक H बचेगा इसके साथ साथ लगा रहेगा। मतलब सिंपल CO के दोनों तरफ एक RMH और दूसरा RMH, क्योंकि दो कंपाउंड्स लिए हैं हमने प्राइमरी अमीन के, दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो NHR CO के दोनों तरफ आ जाएगा, और इसके जो 2H है इसके जो 2Cl है वो HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ देखो 2Cl है, 2H यूज हुए, ऐसी ही हम यहाँ पर और इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, ऐसी सेकेंडरी अमीन के लिए 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो उनके पास दोनों के पास एक एक ही H है, तो उन दोनों का ही एक एक H ऐसे यहाँ पर भी HCl बन के बाहर निकल जाएगा। वहां पर तो एक एक H था, तो एक एक H यहाँ रहा जो मेन रिएक्टेंट था, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा, क्योंकि दोनों सेकेंडरी अमीन में ऑलरेडी 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ R2 बन के आ जाएगा। तो ये एक तरीके से देखो ये यूरिया का ही कंपोनेंट है, ये यूरिया का एक डाइएल्काइल डेरिवेटिव है और ये यूरिया का एक टेट्राएल्काइल डेरिवेटिव है। क्लियर बेटा? टर्शियरी अमीन के पास ऐसे H नहीं है, तो टर्शियरी अमीन फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एरोमेटिक अमीन भी करेंगे। एरोमेटिक अमीन देखो कैसे करेंगे, ऐसे ही COCl2 इसके साथ जुड़ेगा। देखो यहाँ पर ऐसे H हमारा एक एक करके निकलेगा, देखो एक बार एक HCl निकलेगा तो हमारा पहले ये कंपाउंड आएगा, मतलब एक H की जगह COCl आ जाएगा। फिर थोड़ा और गर्म करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड भी इसका स्टेबल होता है, तो हल्का सा और गर्म करने पर फिर एक और HCl निकल जाएगा, और इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या कंपाउंड मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमारा एक तरीके से यहाँ पर हमारा थायो तो नहीं बनेगा पर आइसोसाइनेट्स बनेंगे। ठीक है, NC बन के आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमने इसका रिएक्शन देखा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक है बेटा, तो ये इसके रिएक्शन थे विद फॉस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड। ऑक्सीडेशन इसके कई तरीके से हैं, जैसे एक ऑक्सीडेशन हम अगर इसका देखें तो KMnO4 के साथ, मतलब KMnO4 के साथ तो मेन प्रोडक्ट याद रख सकते हो, इसमें हमें बहुत डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइमरी अमीन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स देती है, और जो उनका नाइट्रोजन है अमोनिया बन के बाहर निकल जाता है। सेकेंडरी अमीन्स KMnO4 के साथ हीट करने पर, ठीक है, देखो इस तरीके से हाइड्रोजीन्स बनाते हैं, NH2NH2 हाइड्रोजीन था ना, तो ये NR2NR2 है, मतलब हाइड्रोजीन का एक टेट्रा एल्काइल डेरिवेटिव है। समझ रहे हो? तो प्राइमरी अमीन ऐसे ध्यान रखोगे, KMnO4 के साथ प्राइमरी अमीन तो एल्डिहाइड्स बनाते हैं, और सेकेंडरी अमीन क्या बनाते हैं, हाइड्रोजीन का टेट्रा एल्काइल डेरिवेटिव बनाते हैं। ठीक है बेटा, और टर्शियरी अमीन हमारे KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते, तो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, एक एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी एक हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव बनाता है। अब एक कैरोज एसिड के साथ भी इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैरोज एसिड तुम्हें ध्यान हो तो हमने P ब्लॉक में करी थी, ध्यान है बेटा, P ब्लॉक में कैरोज एसिड करी थी H2SO5 था उसका, उसमें पेरोक्साइड लिंकेज आ रही थी।
तो कैरोज एसिड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है तो उसके साथ भी ये रिएक्ट कर जाते हैं, तो हम मेन प्रोडक्ट ध्यान रख सकते हैं। प्राइमरी अमीन्स के साथ तो वो ऑक्साइम्स बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अमीन के साथ वो हाइड्रोक्सिल अमीन्स बनाते हैं। ऐसे ध्यान रखो ऑक्साइम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन का है, यू वेल नो इट, है ना। अगर देखो तुमने एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट अच्छे से किया हुआ है, असाइनमेंट किया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि क्या ऑक्साइम्स होते हैं और क्या हाइड्रोक्सिल अमीन्स होते हैं। भूल जाओ तो फिर देखो, बारी बारी देखो, अपने आप चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइम्स। सेकेंडरी अमीन बनाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन्स, और टर्शरी अमीन ना ऐसे जस्ट अमीन ऑक्साइड करके बनाते हैं कि सिंपल, क्योंकि कोई एक्स तो है नहीं उसके पास, तो उसमें रिएक्शन सिंपल ऐसे लिख देते हैं कि जो ऑक्सीजन कैरोज एसिड ने प्रोवाइड कर दी प्रेजेंट ऑक्सीजन, उसके साथ ये मिलकर बस ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगी, तो इसको हम अमीन ऑक्साइड कह देते हैं, ठीक है। एरोमेटिक अमीन्स के अगर हम ऑक्सीडेशंस देखें, मतलब अलग हम कैटेगरी करेंगे, ना कैरोज एसिड के साथ देख रहे, ना हम KMnO4 के साथ देख रहे, अगर मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो एरोमेटिक अमीन्स है वो कंपैरेटिवली एलिफेटिक अमीन के जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है ना। तो उससे हमारा क्या है, ऑक्सीजन आकर पहले फटाफट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। तो वहां हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कोई हम फॉर्मूला नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक डाई बनती है, मतलब वो रिएक्ट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो एक डाई बनती है। डाई समझते हो, जो कि रंग चढ़ाने के काम आती है ना, और कपड़ों पे। तो डाई बनती है, जो डाई हमारी बनती है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, है ना, विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस डाई को हम एनिलीन ब्लैक कहते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना है कि ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, एनिलीन कैन इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड गिव अ प्रोडक्ट कॉल्ड एनिलीन ब्लैक, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, मतलब ये तो है कि खूब सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो एक डाई मिल जाती है एट लास्ट, दैट इज कॉल्ड एनिलीन ब्लैक। बट अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें कि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, मतलब एक मिनिमम अमाउंट में डालें, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, और उसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड हमें प्राप्त होता है बाय द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। तो दीज ऑल आर द मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, ठीक है। अब एक लास्ट कैटेगरीज की रिएक्शंस की बची है, दैट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। दोज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन।